Hello, everyone, and welcome to the discussion of our CBOT forensic medicine questions. Let's take up our question number one. Our first question is regarding a concept called as grievous hurt. The question says, grievous hurt is defined under which IPC? It's a very straightforward and a very simple question. हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या बताना है कि कौन से आईपीसी के सेक्शन में ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन है. इट इज डिफाइंड अंडर, राइट? And the answer is section 320 IPC. Okay, तो हमें क्या याद रखना है? वेरी इंपॉर्टेंटली, सेक्शन 320 IPC defines grievous hurt, and then section 323 to section 326 has punishments for various hurt scenarios. ठीक है? So there could be two kind of hurt: simple hurt, grievous hurt, right? ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन 320 आईपीसी में है. सिंपल हर्ट, जिसको हम सिंपल हर्ट नहीं सिर्फ हर्ट भी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन 319 आईपीसी में है. एंड देन पनिशमेंट 323, 324, 325 एंड 326 में है. 323 and 324 are punishing for simple hurts, and 325 and 326 punishes for grievous hurt, right? So we'll remember this simple nomenclature. Let's move to our next question. Next question is, identify the fingerprint pattern shown in the image below. Now many of you, आपने ये चीज़ याद कर ली होगी, ये चीज़ रिहर्स कर ली होगी कि डिफरेंट डिफरेंट फिंगरप्रिंट के पैटर्न्स किस तरीके से दिखाई देते हैं. बट आइए इसको एक थोड़े से सिंपल और लॉजिकल वे से देखते हैं. ओके, तो तीन फिंगरप्रिंट पैटर्न याद रखने की हम कोशिश करेंगे. द फर्स्ट वन इज अ वर्ल पैटर्न. ठीक है, पहला जो है वो है क्या है? WHORL, वर्ल पैटर्न. वर्ल पैटर्न कैसे होता है? गोल गोल घुमावदार, जैसे वर्लपूल होता है ना, वर्ल बनता है पानी में, वैसा. तो वर्ल कैसा दिखाई देगा? वर्ल हमको इस तरीके से दिखाई देगा, गोल गोल, right? So wherever you find a fingerprint pattern which is goal goal in the form of a whirl, that is a whirl pattern, right? अब इसी whirl को थोड़ा सा अगर हम ओपन कर दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो किस तरीके का बन जाएगा? ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा. It will become like this. It will become like this. हमने whirl को थोड़ा सा खोल दिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खोल दिया. ओके, नाउ इट लुक्स लाइक अ लूप. जैसे हम किसी रस्सी का लूप बनाते हैं, ठीक है, तो गोल नहीं है बट वो एक थोड़ा सा ओपन्ड वर्ल है. और अगर हम इसी को और थोड़ा सा खोल दें, इट माइट बिकम लाइक दिस. अगर हम इसी को और खोल दें, तो ये और भी एक टेंट की तरह खुल जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं आर्चेस. ओके, जिनको हम बोलते हैं आर्चेस. तो सबसे पहला क्या है? वर्ल, जो कि एक गोलदार घुमावदार पैटर्न है. दूसरा, अगर हमने वर्ल को ओपन किया तो वो लूप बन गया. अगर हमने वर्ल को और खींच के ओपन कर दिया तो वो बन गया आर्च, राइट? तो अब अगर आप फोटोग्राफ में देखो तो आपको किस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है? आपको बीच वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, यानी कि वर्ल को हमने थोड़ा सा खोला है. दिस इज अ लूप पैटर्न, which is also the most common pattern seen worldwide. 65% population tends to show loop pattern of fingerprints, which is most common. और लीस्ट कॉमन कौन सा होता है? लीस्ट कॉमन होता है कॉम्पोजिट.
तो कॉम्पोजिट को कैसे पहचानें? अगर आप वर्ल नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप लूप नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप आर्चेस नहीं देख पा रहे हैं और इन सभी का एक मिक्सचर सा लग रहा है, दैट इज कॉम्पोजिट, लीस्ट कॉमन पैटर्न। तो इस तरीके से हम फिंगरप्रिंट की रीडिंग को याद रखेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ड्यूरिंग अ वाइवा in college, the examiner asked the student about dimercaprol. It is used as an antidote for which of the following poisoning? Very simple, again a very straightforward question हमारे FMG एग्जामिनेशन में कई बार आता है। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन कि किस तरीके की पॉइजनिंग का कौन सा एंटीडोट होता है एंड उसमें किलेटिंग एजेंट्स भी एक ऑप्शन रहते हैं। सो डाइमर कैप्रोल विच इज ऑल्सो known as British anti-levisite is an antidote for arsenic poisoning. Is an antidote for arsenic poisoning. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। इट इज टू बी गिवन डीप आईएम इंजेक्शन। ओरली नहीं देख सकते, दे सकते हैं हम इसे डीप आईएम इंजेक्शन लगता है। रादर देन डाइमर कैप्रोल, इज देयर एनी बेटर चॉइस? फॉर आर्सेनिक पॉइजनिंग, हाँ बेटर चॉइस है DMSA. DMSA इज अ बेटर चॉइस। क्यों? बिकॉज DMSA आप ओरल दे सकते हो, इट कैन बी गिवन ओरली एंड दैट्स व्हाई इट इज अ बेटर चॉइस फॉर arsenic poisoning. But remember dimercaprol, which is an age old compound, has been the first line of drug in treatment of arsenic poisoning. Next question. Wearing clothing from the opposite sex is a form of perversion known as. इसमें एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपको? एक सेक्स दूसरे यानी ऑपोजिट सेक्स के क्लोथिंग को प्रेफर करता है, इस तरीके की परवर्जन को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर परवर्जन्स। Perversions are phenomena where a person attains sexual gratification by indulging in the perversive act. नॉर्मली सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन लोगों को सेक्सुअल इंटरकोर्स से मिलता है, सम काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स वेदर नेचुरल और अननेचुरल। बट हम परवर्जन्स किसको कहते हैं? परवर्जन्स आर फिनोमेना वेयर पीपल अटेन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय इंडल्जिंग इन द परवर्सिव एक्ट एंड दैट एक्ट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, सो इस तरीके के परवर्जन को क्या बोलते हैं? जहां पर एक सेक्स का व्यक्ति दूसरे सेक्स के कपड़ों को प्रेफर करता है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवेस्टिज्म, ऑल्सो कॉल्ड एज फेटिचिस्टिक ट्रांसवेस्टिज्म। सो करेक्ट आंसर हियर इज फेटिचिस्टिक ट्रांसवेस्टिज्म, ऑल्सो कॉल्ड एज, it is also called as eonism. It is also called as eonism. Okay, फ्रॉट्यूरिज्म क्या होता है? फ्रॉट्यूरिज्म इज पुशिंग onto female's body by self genitalia in public places, right? फ्रॉट्यूरिज्म, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और ऑप्शन डी विच इज एग्जिबिशनिज्म, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दिस इज डिस्प्लेइंग सेल्फ न्यूडिटी to public. Displaying self-nudity to public is exhibitionism, punishable
under section 294 IPC. So if somebody goes nude into the public, if somebody walks out nude, that's a punishable offense under 294 IPC. That's exhibitionism. Next देखते हैं. In an instance of reported sexual assault involving a female of 18 years of age, Barbario's test was performed on the victim's clothing stains in order to detect semen. Okay, तो सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट का एक केस है, फीमेल की एज 18 है, उसके अंडरगारमेंट्स पे कुछ अलेज्ड स्टेन है, दे कुड बी फेमिनिन स्टेन. उन स्टेन्स पे बारबेरियोस टेस्ट किया गया है. ऑफ द फॉलोइंग विच इज डिटेक्टेड बाय दिस टेस्ट. तो क्वेश्चन बड़ा सिंपली पूछ रहा है कि बारबेरियोस टेस्ट में हम क्या देखते हैं. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बारबेरियोस टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है. तो इफ आई से बारबेरियोस टेस्ट, basically what do? We take stain, we add picric acid to the stain. तो स्टेन का हमें स्मीयर बनाना होता है स्लाइड पे, क्योंकि बारबेरियोस टेस्ट जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है. तो स्टेन का हमने स्मीयर बनाया, स्मीयर पे हमने पिक्रिक एसिड डाला, एंड देन वी वॉच द स्मीयर अंडर माइक्रोस्कोप. तो जब हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है. हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखाई देता है इस तरीके से क्रिस्टल्स, राइट. क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं इस तरीके से, राइट. इन क्रिस्टल्स की जो शेप है और कलर है वो क्या होता है. दीज क्रिस्टल्स आर येलो इन कलर and they are needle shaped. They are needle shaped crystals, yellow in color. If these kind of crystals are seen, they are crystals of spermine picrate, right. And if these crystals generate, we say that the Barbario's test is positive, which means the alleged sample was a seminal sample. तो हमने बारबेरियोस टेस्ट करके कौन से क्रिस्टल ढूंढे. हमने बारबेरियोस टेस्ट करके स्पर्मीन क्रिस्टल्स ढूंढे, जो कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट सिंपल आंसर है. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द फीचर्स ऑफ कैडेवरिक स्पाज्म एक्सेप्ट. कैडेवरिक स्पाज्म के सारे फीचर्स हैं कौन सा. तो कैडेवरिक स्पाज्म अगर हम देखें तो वो क्या कंडीशन होती है. कैडेवरिक स्पाज्म इज अ कंडीशन वेयर द मसल of the body goes into a strong contraction just before death, and it remains like that after death also. तो नॉर्मली अगर हम देखें डेथ के बाद बॉडी के मसल्स में क्या चेंजेस आते हैं. नॉर्मली आफ्टर डेथ सबसे पहले जो मसल्स हैं बॉडी की वो जाती हैं इनटू अ फेज कॉल्ड एज प्राइमरी रिलैक्सेशन फेज. उसके बाद में वो मसल्स जाती हैं इनटू अ फेज कॉल्ड एज रिजिडिटी का फेज, जिसको हम बोलते हैं राइगर मोर्टिस. और राइगर मोर्टिस जब बॉडी से पास ऑफ हो जाता है तो मसल्स जाती हैं सेकेंडरी रिलैक्सेशन के फेज में, क्योंकि वो दोबारा से रिलैक्स्ड हो जाती हैं. बट कैडेवरिक स्पाज्म में हम क्या देख रहे हैं. डेथ के जस्ट पहले सम मसल ऑफ द बॉडी, नॉट ऑल द मसल्स, सम मसल ऑफ द बॉडी में गो इनटू अ फेज ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन, और वो डेथ के बाद भी वैसी ही रिजिड फेज में ही दिखती हैं.
यानी कि प्राइमरी रिलैक्सेशन का फेज उन मसल्स में से बाईपास हो गया है, वो डेथ के बाद दिखाई नहीं देता। सम मसल ऑफ द बॉडी रिमेन्स रिजिड राइट आफ्टर डेथ। इसका मतलब कैडावरिक स्पाज्म इंस्टंटेनियस हुआ, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये राइगर मोर्टिस की तरह धीरे धीरे डेवलप नहीं करेगा। इट्स एन इंस्टेंट फिनोमेना दैट इज सीन इन डेड बॉडी, राइट। अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें, सीन ओनली इन स्पेसिफिक मसल ग्रुप, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो दिस इज ट्रू, this is true because cadaveric spasm will only be seen in those muscles which may undergo that instant contraction or instant rigidity. Generally वो होते हैं hands. So most common muscle involvements are hands. And there is marked muscle stiffening. Even this is true कि muscle stiffening बहुत marked होती है cadaveric spasm में। तो हमारे पास में एक्सक्लूजन से कौन सा ऑप्शन रह गया? दैट इट इंडिकेट्स टाइम सिंस डेथ। कैडेवरिक स्पाज्म देख के हम टाइम सिंस डेथ नहीं बता सकते, बिकॉज कैडेवरिक स्पाज्म इज प्रेजेंट इंस्टेंटली आफ्टर डेथ। किसी डेड बॉडी को आपने मरने के तुरंत कुछ मिनट्स के बाद देखा है तो भी कैडेवरिक स्पाज्म मिलेगा, और अगर उसी डेड बॉडी को आपने कुछ घंटे के बाद देखा है, 1 या 2 घंटे, तब भी उसमें कैडेवरिक स्पाज्म मिलेगा। ओके, राइगर मॉर्टिस के कंपैरिजन में कैडावरिक स्पाज्म का डिफरेंस क्या होता है? कैडावरिक स्पाज्म इंस्टेंटली दिखाई देता है डेथ के बाद, राइगर मॉर्टिस ग्रेजुअली डेवलप करता है। कैडावरिक स्पाज्म किसी एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप में मिलेगा, मोस्ट कॉमनली हैंड्स में। राइगर मॉर्टिस पूरी बॉडी के मसल्स को धीरे 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 इन्वॉल्व करेगा, राइट। राइगर मॉर्टिस टॉप टू बॉटम प्रोग्रेस करता है और टॉप टू बॉटम ही जाता है। कैडावरिक स्पाज्म टॉप टू बॉटम फिनोमेना फॉलो नहीं करेगा, जिस मसल में है सिर्फ उसी मसल तक लिमिटेड रहेगा, बाकी मसल्स बॉडी की नॉर्मल राइगर मॉर्टिस साइकिल डेवलप करेंगी। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज कैडावरिक स्पाज्म डजंट हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ। Let's see the next question. A patient with the features of depicted in the image below. तो एक पेशेंट है, वो कौन से फीचर लेके आया है जो नीचे इमेज में दिखाए गए हैं? सो दिस इज द इमेज यू कैन सी, और इसमें किस तरीके का फीचर दिखाया हुआ है? इज हैविंग diplopia, difficulty in opening the eye, that you can see. Is brought to the emergency room due to a history of snake bite. Okay, the patient passed away during the course of treatment. As seen in the picture, the relatives snapped up the alleged snake. In this case, what will be the cause of death? Okay, so हमें दो चीजें दी हुई हैं पिक्चर में। एक कि स्नेक बाइट हुई है, तो उसकी वजह से क्या सिम्टम डेवलप किया उस पेशेंट ने? वी कैन सी द सिम्टम विच इज डेवलपिंग इज अनएबिलिटी टू ओपन अप द आईज, डिप्लोपिया हो रहा है। ओके, और दूसरा, उसी के रिलेटिव्स ने उसकी स्नेक की फोटोग्राफ्स खींच करके हमारे को दिखाई हैं, और फोटोग्राफ देख करके हमें क्या दिखाई दे रहा है? विच काइंड ऑफ स्नेक इज दिस इज बैंडेड क्रेट। यू कैन सी किस तरीके से बैंड्स बने हैं स्नेक की बॉडी पे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैंडेड क्रेट। ओके, और क्रेट किस फैमिली का स्नेक है? केक क्रेट जो है वो एक न्यूरोटॉक्सिक फैमिली का स्नेक है। दिस इज अ न्यूरोटॉक्सिक फैमिली स्नेक, राइट। और न्यूरोटॉक्सिसिटी की वजह से कॉज ऑफ डेथ क्या रहेगा उसका? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। दैट वुड बी द cause of death, respiratory paralysis. So correct answer is respiratory paralysis. Let's move on to our next question. Rotten egg odor is associated with, very commonly associated question in forensic medicine. बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन से ओडर्स हमें डेड बॉडी में कई बार मिलते हैं? रॉटन एग ओडर इज एसोसिएटेड विद
हाइड्रोजन सल्फाइड. Hydrogen sulfide is gas of organic decomposition. गैस ऑफ ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन. एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से हमें कैसी मिलती है ओडर? फिशी. अगर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से पॉइजनिंग हुई है तो डेड बॉडी से हमें फिशी ओडर मिल सकता है. हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में रॉटन एग ओडर मिलता है. आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस दे गिव garlicky odor. They give garlicky odor. Very commonly asked these three odors. Fishy odor किसका होता है, rotten egg किसका होता है, garlicky किसका होता है, वो हमने इस क्वेश्चन में देखा. Right. With that, we come to the end of discussion of this CBOT. I'll see you in the next one. तब तक जम के पढ़ाई करते रहिए.